प्यारे बच्चों, मैं प्रियदर्शनी शर्मा आज आपके समक्ष धूमिल द्वारा रचित कविता घर में वापसी को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। तो आइए हम जानते हैं संक्षिप्त में कवि धूमिल का जीवन परिचय। धूमिल का वास्तविक नाम सुदामा पांडे धूमिल था। इनका जन्म वाराणसी के खेवली नामक गांव में 1936 को हुआ था। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 1958 ईस्वी में ITI काशी से विद्युत में डिप्लोमा किया था और इसके बाद बनारस के ही विद्युत विभाग में विद्युत अनुदेशक के पद पर नियुक्त हो गए थे। 38 वर्ष की अल्पायु में ब्रेन ट्यूमर से इनका देहांत हो गया था। इनकी मृत्यु 1975 में हुई है। धूमिल की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनके नाम है बांसुरी जल गई, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। इन्हें मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। काव्यगत विशेषताएं हैं इनकी, जैसे धूमिल नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इनकी कविता में समकालीन परिवेश को चिकोटी काटने का भाव मिलता है। धूमिल के काव्य में गवईपन, बड़बोलापन है जो उनके व्यंग को पैना और कविता को प्रभावशाली बनाता है। उन्होंने अपनी कविताओं में समकालीन राजनीतिक परिवेश में जी रहे जागरूक व्यक्ति का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। मानवता के प्रति उनकी कविता में अगाध संवेदना है। कहीं कहीं उनकी कविता आक्रोश का रूप धारण कर लेती है। उनकी काव्य भाषा और काव्य शिल्प में एक जबरदस्त गर्माहट है, ऐसी गर्माहट जो बिजली के ताप में नहीं, जेठ की दोपहरी से आती है। धूमिल ने अपनी कविता में समकालीन राजनीतिक परिवेश में जी रहे जागरूक व्यक्ति की तस्वीर पेश करने का प्रयास किया है। मानव जीवन की मानवीयता के प्रति उनके मन में अगाध करुणा है। धूमिल को ऐसा लगता है कि समकालीन परिवेश इस मानवीयता का शत्रु है। वे चौंकाने वाली बात कहना चाहते हैं। उनकी कविता में आक्रोश, उत्तेजना एवं करुणा के भावों की अभिव्यक्ति अधिक मिलती है। तो विद्यार्थियों, ये था संक्षिप्त में धूमिल का जीवन परिचय। मात्र 37 वर्ष जिए थे। मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं। कक्षा 11वीं में इनकी कविता है घर में वापसी। घर में वापसी कविता में गरीबी से संघर्ष करते परिवार की व्यथा कथा है। आज की विडंबना यह है कि आज तमाम रिश्ते नाते, स्नेह, अपनत्व के बीच गरीबी की दीवार खड़ी है। और इस कविता में कवि ने एक ऐसे घर की आकांक्षा की है जहां गरीबी की दीवार किसी भी तरह की बाधक न हो। तो आइए देखते हैं इस कविता को। इस कविता में इसका पहला स्टैंजा देखते हैं। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। पिता की आंखें लोह साई की ठंडी सलाखें हैं। बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। कवि कहता है कि मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, अर्थात 5 सदस्य हैं, माँ, पिता, पुत्री तथा कवि स्वयं और उसकी पत्नी। लेकिन कवि इन्हें परिवार के 5 सदस्य न कहकर के 5 जोड़ी आंखें कहता है और उनका वर्णन करते हुए कहता है कि माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं, अर्थात माँ की आंखें तीर्थ यात्रा में जाने वाली बस के उन 2 पहियों के समान हैं जो अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही पंचर हो गए हैं। अर्थात
जीवन का आखिरी पड़ाव आने से पूर्व ही माँ अपनी आंखों की ज्योति खो बैठी है। पिता की आंखें लोह साई की ठंडी सलाखें हैं। कवि कहता है कि पिता की आंखें गरीबी के कारण ऐसे तेजहीन हो गई हैं जैसे ईंधन के अभाव में लोहे की भट्टी की ठंडी सलाखें हों। अर्थात पिता की आंखों में न कोई तेज है और न ही आशा की ज्योति है, वे निस्तेज हो चुकी हैं। पुत्री की आंखें यानी बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। कवि कहता है कि पुत्री की आंखें ऐसे लगती हैं जैसे मंदिर में दीवट पर जलने वाले घी के 2 दीपक हों। इन आंखों में अभी पवित्रता है, निश्चलता है, भोलापन है। तो कवि कहता है कि मेरे घर में 5 सदस्य हैं और ये 5 सदस्य 5 आंखों की तरह हैं। आंखें क्यों कहता है? ये प्रतीकात्मकता है इसमें, क्योंकि उन्होंने प्रत्येक आंख में कोई न कोई प्रश्न है और ये प्रश्न गरीबी के कारण है। तो कविता में प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता का गुण है। माँ की आँखों की जो बस के पंचर पहियों से समानता बता करके कवि ने सजीव बिंब प्रस्तुत किया है। पड़ाव से पहले पंचर पहिए अनुप्रास अलंकार है। गरीबी की व्यवस्था भरी जिंदगी का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। भाषा खड़ी बोली हिंदी है, मुक्तक छंद है, आधुनिक काल की कविता है। कविता में लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता है। ये नए प्रतीक हैं, जैसे लोह साई की ठंडी सलाखें और माँ की आंखों की जो तुलना की है वो किससे की है? बस के 2 पंचर पहियों से। अब देखते हैं कविता का दूसरा स्टैंजा। पत्नी की आंखें आंखें नहीं, हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं। वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। कवि बताता है कि मेरी पत्नी घर की केवल सदस्य नहीं है, अपितु वह मेरा सहारा है। पत्नी मेरी सहयोगिनी है। उसी ने मुझे और परिवार को गिरने से अर्थात टूटने से रोके रखा है। इसलिए वो कहता है कि पत्नी की आंखें आंखें नहीं हैं, बल्कि 2 मजबूत हाथ हैं जो मानो मुझे हर हाल में थामने के लिए, मुझे सहारा देने के लिए मेरे साथ हैं। पत्नी की आंखों में निस्वार्थ प्रेम है जो मेरे लिए सहारा बन जाता है। वह मुझे आर्थिक संकटों से जूझने में मदद देती है। वैसे फिर कवि कहता है वैसे हम स्वजन हैं। कवि कहता है कि सामाजिक दृष्टि से, लोकाचार की दृष्टि से हम सगे संबंधी हैं। हम 5 सदस्य एक ही परिवार के हैं, एक ही घरवार के हैं तथा आत्मीय हैं, भावनात्मक रूप से एक दूसरे के निकट हैं, परंतु बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। परंतु इन सब के बीच में गरीबी की दीवार आ गई है और इस गरीबी के कारण ही हमारे पारिवारिक रिश्ते बुझ से गए हैं, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं, हमारे पास धन का अभाव है। यही कारण है कि एक ही घर में रहकर भी हम एक दूसरे से दूर हो गए हैं। अर्थात कवि कहना चाहता है कि आर्थिक दरिद्रता के कारण परिवार में बिखराव आ गया है और उसी बिखराव का भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया है कवि ने। आंखों में हाथों की कल्पना चमत्कारपूर्ण है। करीब, गरीब, दीवार, पेशेवर, ये उर्दू के शब्द हैं और इन उर्दू शब्दों के प्रयोग ने धूमिल की भाषा को और अधिक व्यावहारिक बना दिया है और अधिक पैना बना दिया है। अगला स्टेंजा देखते हैं। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं। कवि कहता है कि एक ही परिवार के सदस्य होते हुए भी हम आपस में खुलकर बात नहीं करते हैं। अर्थात सगे संबंधी, रिश्ते नाते सब कुछ होते हुए भी रिश्तों को आवाज़
नहीं देते हैं और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते और भाषा के भुन्नासी ताले को खोलते। रिश्तों में खुलापन नहीं रह गया है, एक दूसरे के साथ सुख दुख की चर्चा नहीं करते हैं, बेखराब है, टूटन है। हमारे रिश्तों में एक प्रकार से जड़ता आ गई है और कहता है कि हमारे खून में अब इतनी ताकत भी नहीं रह गई है कि हम उस लोहे या उस ताकत से एक चाबी बनवाते और उस चाबी को बनवाकर संबंधों पर जड़े हुए, भाषा के भुन्नासी का अर्थ है जंग लगे, कि उससे चाबी बनवा करके संबंधों पर जड़े हुए भाषा के जंग लगे ताले को खोल देते। अर्थात गरीबी के कारण हम इतने शक्तिहीन हो गए हैं कि पुराने आत्मीय संबंधों को पुनः जीवित करना कठिन हो गया है। कभी कहता है रिश्तों को सींचते हुए आपस में प्यार से बोलते कि कहते कि ये पिता है, यह प्यारी माँ, यह मेरी बेटी है। कभी कहता है कितना अच्छा होता कि हम पारस्परिक संबंधों पर विचार करते हुए स्नेह युक्त प्रेमपूर्ण वाणी में ये कहते, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माँ है, इनसे ही मेरा जीवन है, इन दोनों के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है और ये मेरी प्यारी बेटी है जो मेरे जीवन का आधार है। पत्नी को थोड़ा अलग करते हुए तू मेरी हमसफर है, हम थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते और कहते यह मेरा घर है। अर्थात पारिवारिक रिश्तों में पत्नी की स्थिति कुछ विशेष प्रकार की होती है। कभी कहता है काश मैं यह कह पाता कि तुम मेरी सहभागिनी हो, तुम केवल मेरी हो। काश हमने थोड़ा सा जोखिम उठाया होता, कुछ खतरा उठाया होता, अपने खोए हुए संबंधों को लौटाने की कोशिश की होती, दीवार पर हाथ रखते और कहते वह मेरा घर है। पत्नी को थोड़ा अलग करते हुए तू मेरी हमसफर है, हम थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते और कहते कि यह मेरा घर है। यहाँ कवि ने कहा है काश मैंने हिम्मत की होती, साहस जुटाया होता, रिश्तों को आवाज़ दी होती, हर रिश्ते को उसकी अहमियत बताई होती, उसे आवाज़ दी होती, तो आज मेरे घर में टूटन और बिखराव नहीं होता। पत्नी की पारिवारिक रिश्तों में एक विशेष स्थिति होती है, काश मैंने उस रिश्ते को भी ईमानदारी से आवाज़ दी होती तो आज संबंध इतने खोए हुए नहीं होते। काश मैंने अपने खोए हुए रिश्तों को लौटाने की कोशिश की होती। दीवार पर हाथ रखते और कहते यह मेरा घर है, अपने घर की दीवार पर हाथ रखकर प्रेम से ये कहते यह मेरा घर है, यहाँ मेरे स्वजन रहते हैं। इससे घर में संवादहीनता की स्थिति समाप्त हो जाती। अर्थात मैंने ही जोखिम नहीं उठाया, मैंने ही किसी रिश्ते को एहसास नहीं दिलाया कि वो रिश्ता मेरे लिए खास है। मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, ये सब मेरे जीवन के अनिवार्य अंग हैं। तो इस कविता में धूमिल ने टूटते संबंधों और बिखरते जीवन मूल्यों को सशक्त भाषा में अभिव्यक्ति प्रदान की है। भाषा चित्रात्मक है, मुहावरेदार भाषा है, उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये थी धूमिल की कविता घर में वापसी। उम्मीद है आप सभी को कविता समझ में आई होगी, अर्थ पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया होगा। यदि कविता समझ में आई है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।